नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। आज के विपक्ष को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब और क्या करने वाले। हालांकि मोदी क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले होते हैं, इसका अंदाजा कई बार खुद उनके मंत्रिमंडल तक के सदस्यों को नहीं होती। महागठबंधन को लग रहा था कि उसे कास्ट सेंसस के नाम वाला एक अलादीन का चिराग मिल चुका है और उसे जातिगत जनगणना के रूप में भाजपा के हिंदुत्व की काट मिल चुकी है। उन्हें लग रहा था कि अगर वोटों के हिंदू ध्रुवीकरण को रोकना है तो जाति की राजनीति करो, और आजादी के बाद से ऐसा ही हो रहा है। पहले कांग्रेस करती थी, फिर बाद में क्षेत्रीय दलों ने अपनी अपनी जाति के हिसाब से जाति की राजनीति शुरू की। तो उन्हें लग रहा था कि इसी जातिगत जनगणना की आग को हवा देकर वो लोकसभा चुनाव में सभी राज्यों के लिए एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हुई बिहार से, और इसमें उस समय किसी को आश्चर्य नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आजादी के बाद से ही बिहार हमेशा योग्य और राजनीतिक नेतृत्व के अभाव से अभावग्रस्त रहा। हाँ, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर सिंह, भागवत झा से कुछ उम्मीदें बनी थी कि वो बिहार को बदहाली के गर्त से निकालकर गौरवशाली अतीत की ओर ले जाएंगे। लेकिन इन सभी की अत्यधिक ईमानदारी, उस समय की स्थिति, जातिवाद और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण ये ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सके। उसके बाद के सरकारों के कार्यकाल को आज के नौजवानों ने भी देखा है। पिछले 3 दशक में 1.5 दशक तो ऐसी सरकार रही जिसके लिए विकास का मतलब MY समीकरण और शिक्षा का मतलब केवल चरवाहा विद्यालय था। उसके बाद की जो सरकार आई, उसकी उपलब्धियों के रूप में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अमीर सवर्ण और गरीब सवर्ण जैसे शब्द ही रहे। तो कुल मिलाकर पिछले 3 दशकों के नेता बिहार के लिए जातिवाद से आगे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं सके, और यही उनकी सीमा भी है। इससे अत्यधिक ये सोच भी नहीं सकते। तो जो हथियार इन्होंने जातिगत जनगणना वाला तैयार किया था, उसे प्रधानमंत्री ने परसों भूतरा कर दिया। देखिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर राजनीति करना और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। उदाहरण के रूप में आप बिहार को ही ले लीजिए। पिछले 33 वर्षों से बिहार में पिछड़ों की सरकार है, फिर भी यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में पिछड़ा हुआ है। तो केवल नीतियां लाने से कुछ नहीं होता। उन लाए गए नीतियों को चलाने के लिए एक ईमानदार नीयत चाहिए। याद कीजिए, 71 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया था। बाद में राजीव जी ने भी इस नारे का उपयोग किया। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लागू किया गया। हुआ क्या? नारा देने वाले आगे बढ़ते गए, लेकिन गरीब और गरीब होता गया। तो सरकार चाहे किसी की भी, अगर वह अपनी ही लाई गई नीतियों को ईमानदार नीयत से करने का प्रयास करे तो बदलाव क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो प्रधानमंत्री ने भारत रत्न के लिए कर्पूरी जी का नाम लेकर हिंदी पट्टी के, या यूं कहें कि उत्तर भारत के पिछड़े और अति पिछड़े समाज को साधने का प्रयास किया है। पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यानी संसद का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। दोनों ही राज्यों के पिछड़े वर्ग के लोग और अति पिछड़े वर्ग के लोग चुनावी गणित के जोड़ तोड़ में बड़ा महत्व रखते हैं। देखिए, राजनीति में टाइम और टाइमली टेकन एक्शन का बड़ा महत्व है, और मोदी जी को इसमें महारत हासिल है। कौन सा मुद्दा उठाना है और किसे छोड़ना है, वो इस बात को वर्तमान के नेता से कहीं अत्यधिक बखूबी समझते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात कर नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से उन तमाम विपक्षी पार्टियों को चौंका दिया है जो अपने अपने राज्यों में पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, विशेषकर बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों को। कर्पूरी जी बिहार से थे, तो घोषणा के बाद से ही कर्पूरी जी की विरासत को, या यूं कहें कि उनके राजनीतिक विरासत को अपना बताने की होड़ लग गई। और हो भी क्यों ना, कर्पूरी जी को यूं ही जननायक नहीं कहा जाता, उनका व्यक्तित्व काफी बड़ा था। उनकी सादगी, ईमानदारी,
जनता से सीधा संवाद, मितव्ययता और 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद अपने प्रभाव से अपने परिवार और परिवार के लोगों के लिए कुछ ना कर पाने के किस्से आज भी लोकप्रिय हैं। कहीं ना कहीं हर बिहारी खुद को उनसे जुड़ा हुआ पाता है। ऐसे में कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी पर भारत रत्न की घोषणा कर भाजपा ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने का प्रयास किया है। तो जो लोग जाति की राजनीति करते हैं उन्हें अब मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति में इन लोगों से कहीं आगे निकल चुकी। भाजपा का जनाधार लगातार इन वर्गों में बढ़ रहा है और अगर जनाधार बढ़ रहा है और बढ़ा है तो मतलब साफ है कि सरकार की योजनाओं का लाभ इन वर्गों के लोगों को मिला है। अच्छा, केवल योजनाओं का ही लाभ नहीं मिल रहा बल्कि शासन और संगठन में भी इनकी भागीदारी हुई। याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला तो उसने पिछड़ा वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और अभी देश में पिछड़ा वर्ग से एकमात्र मुख्यमंत्री भाजपा का है। तो आज की भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति की राजनीति तो करते हैं, साथ ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर बिहार ही नहीं बल्कि समूचे देश के उस वर्ग का मनोबल बढ़ाया है जो गरीब और पिछड़े होने के बावजूद सम्मान के साथ जी रहे हैं। कर्पूरी जी ने अपने गरीबी और कम संसाधनों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दी, बल्कि कम संसाधनों में रहकर अपनी प्रतिभा और निष्ठा से जन जन के जीवन में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाए। भले हो सकता है बिहार के बाहर के लोग कर्पूरी जी को कम जानते हो, लेकिन अब भारत रत्न मिलने के बाद लोग उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जब भारत रत्न की घोषणा हो चुकी है तो तमाम विपक्षी दल, और इसकी शुरुआत मैं कांग्रेस से करता हूं, कांग्रेस कहती है कि इस सम्मान का श्रेय न केवल कर्पूरी जी के संघर्ष को जाता है बल्कि उन सभी को जाता है जिन्होंने कई वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है। जिस जातिगत जनगणना की पुरजोर मांग राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता लगातार कर रहे हैं, उसका दबाव मोदी सरकार पर बना है। तो अब दबाव की बात तो छोड़ दीजिए, नियत की बात करते हैं। कांग्रेस लगभग 7 दशकों तक सत्ता में रही, फिर उसने कर्पूरी जी को यह सम्मान देने की जहमत क्यों नहीं उठाई? क्योंकि कांग्रेस पहले खुद के लिए सम्मान ढूंढती। आप देख लीजिए, कांग्रेस के तीनों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिलवाया। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिलवाया। हाँ, राजीव जी को भारत रत्न मरणोपरांत मिला। अभी क्षेत्रीय दलों की बात करें तो बिहार में राजद और जदयू दोनों ही पार्टियां इसका श्रेय खुद को देना चाह रही हैं कि यह हमारी मांग है। तो नीतीश जी को अगर छोड़ दीजिए, लालू जी तो यूपीए के साथ सरकार में थे, तब वो सरकार पर दबाव दे सकते थे कि कर्पूरी जी को यह सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज जब सम्मान मिल चुका है तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई, और क्रेडिट लेने की होड़ कहीं ना कहीं उस डर को दिखा रही है कि नरेंद्र मोदी के कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने से इन दोनों पार्टियों का एक बड़ा वोट शेयर भाजपा की तरफ खिसक सकता है। देखिए, बिहार से लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। 2014 में जदयू, राजद और भाजपा तीनों अलग अलग चुनावी मैदान में थी। उस समय भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी साथ में चुनाव लड़ी थी। चुनाव में भाजपा ने सहयोगियों के साथ 40 में से 31 सीटें हासिल की थी। जदयू को 2 और राजद को उस समय 4 सीटें मिली थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए और भाजपा को गठबंधन में रहते हुए 39 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में।
इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर राजद और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि भाजपा को इससे कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के से इन दोनों को यह लग रहा है कि इनका जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का जो एक बड़ा धड़ा है वो भाजपा के साथ जा सकता है। और यही कारण है कि कर्पूरी जी के विरासत को हासिल करने के लिए आज सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाजी इस समय पर नरेंद्र मोदी ले गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।